देनदार है उसके भाव रहते हैं कि भाई साहब अभी काम नहीं चल रहा है, आज की सेल नहीं हुई है, अभी सैलरी नहीं मिली है, अभी खर्चा ज्यादा हो गया, अब की बार घर में शादी आ गई थी, परिवार में शादी आ गई थी एंड सो ऑन, तो थोड़ी सी किस्त लेट हो गई है, अभी थोड़ा तकलीफ में हूं, मेरी तकलीफ को समझने की कोशिश कीजिए, मैं ऐसा नहीं हूं कि आपका पैसा मारना चाहता हूं। यह है देनदार के भाव, जब वो दे नहीं पा रहा है। और अब हमें पता चल गया कि असल में बैंक ने आपका पैसा देना है, कि असल में आप लेनदार हो। फिर लेनदारों का भाव क्या रहता है? मुझे कोई मतलब नहीं है, तेरी क्या मजबूरी है, मेरे को हिसाब चाहिए, जब हिसाब जो देना बनता है दे, लेना बनता है ले। भाई आप गए बैंक वालों के पास, आपने बताई अपनी मजबूरी, तब तो बैंक ने कुछ नहीं सुना ना। और अब आप जब उसके पास जाते हो तो बैंक आपको अपनी मजबूरी बताने लग जाता है। हम फिर भी सुन रहे हैं, हम फिर भी चुपचाप बैठे हैं, हम फिर भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें मौका देते हैं, तुम हमारा हिसाब कर दो पूरा। लेकिन बैंक आपकी बात को नहीं सुन रहा है। उसका बैंक मैनेजर आपको बोल रहा है हमारे हाथ में नहीं है। आरबीआई में चले जाएंगे, वो कहेगा हमारे हाथ में नहीं है। सरकार के पास जाओगे, वो कहेगी हमारे हाथ में नहीं है। वो कहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सेंट्रल बोर्ड है, वहां जाओगे तो वो कहेगा, वो भी हमारे, उनके पास जाओगे, वहां आनंद महिंद्रा बैठा है, वो बोलेगा मेरे पास, मेरे हाथ में भी नहीं है। क्यों? जहां से सेंसेक्स चलता है वो तो उनके हाथ में है। यानी कि जिसको हम रिजर्व बैंक कह रहे हैं, वो रिजर्व बैंक असल में जो बैंक ऑफ सेटलमेंट है इंग्लैंड के अंदर, वो उसकी सब्सिडरी ब्रांच है। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, रिजर्व बैंक अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता किसी भी देश का। वो करने के पीछे दो ही ताकत हैं जो जहां से आदेश आता है। एक ताकत है जो वहां सेंट्रल बोर्ड बैठा है, जिसके अंदर बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं, वो भी वहीं से चलते हैं, शेयर मार्केट से। और दूसरा है जो बैंक ऑफ सेटलमेंट है इंग्लैंड में। अब वो तो हमारी सरकारों के हाथ में होता ही नहीं। और ये आरबीआई के अंदर बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। हमने जब आरटीआई डाल करके पूछा तो उन्होंने यही बताया हम लोगों को कि भाई आप जो ये पैसा छापते हो, ये कैसे छापते हो? कोई तो नियम होता होगा ना, कोई तरीका तो होता होगा कि पैसा ऐसे छपता है। अगर किसी नियम के बिना पैसा छप रहा है तो फिर तो हम पूरे देशवासियों के साथ, पूरे दुनिया के लोगों के साथ बहुत बड़ी चीटिंग हो रही है। और अगर किसी नियम के तहत छप रहा है तो वो नियम हमको बता दीजिए, उसको बताने में आपको तकलीफ क्या है? क्यों जी? उसको डिक्लेयर कर दे सरकार। और इसी सिलसिले में जब पूरे की पूरी प्रोसेस के अंदर जब आप जाते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि भाई असल में तो जो बैंकों की स्थापना की गई थी, उसकी स्थापना की प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है, उसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। जो आरबीआई एक्ट 1934 है, जिसमें रॉयल कमीशन है, जिसको हिल्टन कमीशन बोलते हैं, हिल्टन यंग कमीशन, उसने जब रिकमेंडेशन दी है तो उसने कहा है कि देश की भलाई के लिए भारत में एक रिजर्व बैंक की स्थापना का मतलब एक रिजर्व बैंक का होना समाचीन है, उपयुक्त रहेगा, मतलब सही रहेगा अगर जो उस देश की भलाई के लिए भारत में अगर आरबीआई बन जाए तो। और फिर पता चलता है कि आरबीआई जब बना वो तो प्राइवेट था और उसके शेयर होल्डर्स तो वही मोटे लाले थे। बाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज किया गया, लेकिन आरबीआई में फिर से सेंट्रल बोर्ड गठित करके फिर कमान को उन्हीं उद्योगपतियों के हाथ में सौंप दी गई। अब इसी सिलसिले में जब हम बैंकों के पास गए, आप लोग भी गए, झारखंड में अब तो काफी सारे एग्जाम्पल हो गए हैं आप लोगों के पास, आप लोगों को पता चल गया है कि कैसे कैसे पूरी की पूरी टीम ने, यहाँ के झारखंड की टीम ने कैसे लॉक तोड़े हैं लोगों के, किस तरह से लोगों को बंधक बनाए हुए लोगों को आजाद किया है। लेकिन हम अपनी यात्रा को अगर आपसे साझा करने लगे और हम आपको बताएं तो ये पुरानी यात्रा है। अपनी टीम के जो साथी ने ये इस पे रिसर्च की है और जो लंबा समय से संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा समय नहीं लगाया है इसके ऊपर, बहुत समय लगाया है। अपने जीवन के 10-15 साल 20 साल ऐसे ही खपा दिए। रीजन क्या है कि जब भी हम सरकारों से बात करते थे अभी से पहले,
तो हम सरकारों से सवाल पूछ लेते थे, सरकार ने सवाल नहीं का जवाब नहीं दिया तो हमें लगता था कि बस बात यहीं पर आकर के खत्म हो जाती है कि जब सरकार जवाब नहीं देती है तो उसको मौन सहमति मान लिया जाए। लेकिन इससे आगे गए हमारी टीम के साथी। उन्होंने सरकारों से अलग अलग नामों से, अलग अलग पतों से, अलग अलग स्टाइल से अलग करके, इकट्ठे करके बहुत सारे सवाल पूछे। भाई एक सवाल का एक ही जवाब बनता होगा अगर वो सच है तो, और अगर झूठ है तो कई जवाब बनते होंगे। भाई झूठ ही के कई रूप होते हैं, सच तो एक ही है। तो यहां यह बात आई कि जब सवाल पूछे गए आरबीआई से, सरकार से, तो पता चलता है कि वित्त मंत्रालय कोई और जवाब दे रहा है, भारत सरकार कोई और जवाब दे रही है, आरबीआई कोई और जवाब दे रहा है और बैंक कोई और जवाब दे रहा है। तो इसका मतलब है चारों में से एक तो सच्चा हो सकता है, या तो चारों झूठे हैं या कोई एक सच्चा है, तो बाकी के 3 झूठे हैं। तो जो बाकी के 3 गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फिर उनको सजा मिलनी चाहिए। देश की जनता से यानी मालिक से झूठ बोलने की सजा उनको मिलनी चाहिए, है कि नहीं? तो अब हमने उनके सहारे भी किया, उन्होंने खुद भी किया, फिर लगभग 1000 लोगों के आवेदन लग चुके हैं, उन लोगों की मदद से भी किया। तो अब चीजें धीरे 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 स्पष्ट होने लगी और अब तो गांव के लोग, देहात के लोग, गरीब, अमीर, पढ़ा लिखा, अनपढ़ सब समझने लग गया कि ये तो ठगी चल रही है। जिसको बैंक कह रहे हैं वो एक ठगी की दुकान है, जिसको सरकार कह रहे हैं वो प्राइवेट कंपनी है, और जिसको पैसा कह रहे हैं वो कागज का टुकड़ा है। अब अगर इसको पैसा ना कहें तो क्या कहें? और ये कागज का टुकड़ा है तो हम इसको रुपयों में क्यों लेते हैं? सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर ये वाकई में कागज का टुकड़ा है और हम इसे नकली रुपया बोलते हैं तो फिर इसे हम रुपयों में क्यों चलाते हैं, ये समझना होगा। तो इसको समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स पे काम करना होगा, जिसमें कुछ बिंदुओं पर, कुछ शब्दों पर काम करना होगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द आता है वो आता है धन। क्या आता है? धन। धन का मतलब क्या माना जाए? बताइए, धन का मतलब क्या है? वो हमने कल आपको बताया था। धन का मतलब है जल, जंगल, जमीन, आपने बताया। इसके अलावा सेहत भी हमारा धन है, अनाज हमारा धन है, पशुधन है, श्रम धन है। ये धन है कि नहीं? असली धन तो यही है। भाई आपको पैसा क्यों चाहिए? सामान खरीदने के लिए। सामान किस लिए चाहिए? अपना जीवन यापन करने के लिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन यापन करने के लिए जो भी चीज चाहिए वो धन है कि नहीं? भाई जिस चीज का कोई मोल नहीं, जिसके जाने से आने से हमारे को कोई फर्क ना पड़ता हो, वो धन नहीं है। रुपया आपके पास एक भी ना हो, पूरे साल का अनाज हो, पहनने के लिए कपड़े हो, पीने के लिए दूध हो, रहने के लिए छत हो, घर में प्रेम प्यार हो, तो फिर भी पैसों के पीछे भागोगे क्या? भाई आदमी पैसा कमा रहा है इसलिए क्योंकि उसे समाज में अपनी जगह बनानी है। आदमी पैसे के पीछे दौड़ रहा है इसलिए क्योंकि उसको समाज में इज्जत कमानी है। सरकार ने और पूंजीपतियों ने इज्जत का मतलब पैसा कर दिया और हम उसको मानने लग गए। उन्होंने ऐसा दिखाया कि जो गरीब आदमी है उसकी इज्जत कम करनी है, कोट पैंट वाले की ज्यादा करनी है, जिसके पास डिग्री कम है उसकी कम करनी है, जिसके पास डिग्री ज्यादा है उसकी ज्यादा करनी है। पद पर बैठे कि आदमी की इज्जत हो, वो ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने वो पद चाहे जैसे मर्जी प्राप्त किया हो, वो ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? आदमी अगर सच्चा है और सही काम करता है केवल तभी इज्जत होनी चाहिए, है कि नहीं? तो सरकारों ने मापदंड बदल दिए, रिस्पेक्ट के, मतलब मान सम्मान के और अपने जीवन यापन के। तो हर हमने उनको मान लिया, इसीलिए हम पैसे के पीछे दौड़ना शुरू कर गए।
मैं अपने बचपन की बताऊं तो मैंने अपने बचपन में घर से अनाज की कटोरी या कटोरे में अनाज भर के हमने पेंसिल, किताबें, कुल्फी है, ये सब चीजें ली है ना, दुकान से सामान लिया है। मतलब अनाज के बदले हमने सामान लिया है। अब अगर अनाज तो असली धन है, ये तो हमें पता चल गया। धन के बदले में ही धन मिलता है, ये हमको मालूम होना चाहिए। धन के बदले कबाड़ तो नहीं मिलेगा ना, धन के बदले कबाड़ कभी नहीं मिलेगा। हां, ऐसा होता है, घर के अंदर हमारे कोई सामान होता है जो हमारे काम का नहीं है, हम उसे कबाड़ की श्रेणी में रख देते हैं, हम उसे रख देते हैं। अब वो धीरे धीरे क्या होता है, जमा होता रहता है। फिर एक दिन गली में से आवाज आती है, कबाड़ी वाला, रद्दी वाला। तो फिर वो जो रद्दी के अखबार के टुकड़े हैं, भाई देखो अखबार पढ़ा आपने आज, उसकी कीमत 5 रुपया है, क्या कल को भी उसकी कीमत 5 हो जाएगी? नहीं होएगी। बल्कि मैं आपको बताऊं, कई बार तो ऐसा होता है कि आपने 5 रुपए का अखबार खरीदा, महीने का 150 रुपए का रद्दी हो गया है, मतलब 150 रुपया खरीदा आपने, 150 रुपए का अखबार हो गया। जब उसकी रद्दी बेचने जाओ तो 60-70 रुपए की वो बिक जाती है। और ऐसा भी कई बार होता है, एक अखबार ऐसा भी आता है हमारे वहां, मतलब अंग्रेजी में आता है वो, उसमें इतने पेज होते हैं कि वो अखबार तो 2 रुपए का आता है, 3 रुपए का, और महीने में 90 रुपए का खर्चा होता है अखबार खरीदने में, लेकिन जब उसकी रद्दी बेचते हैं तो वो 150 रुपए की बिकती है। तो लोग उसको रद्दी के चक्कर में खरीदते हैं कि और कुछ नहीं, खबर नहीं आएगी तो चलो रद्दी में तो ज्यादा का बिक रहा है। तो वो रद्दी नहीं है, वो धन है। अदरवाइज रद्दी वाला उसके बदले में आपको पैसा क्यों देता, आपको वो नोट क्यों देता? वो किसी ना किसी के काम आने की चीज है। यानी जो भी चीज आपके काम आती है वो धन है। यहां तक साफ हो गई बात? तो जीवन में आपको धन चाहिए कि रुपये चाहिए? बताओ जरा, धन चाहिए कि रुपये? धन। ठीक है। अब आपको धन के बदले कोई कागज का टुकड़ा दे जाए तो कैसा रहे? ठीक नहीं रहेगा या ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। तो अब आपको मालूम पड़ेगा थोड़ी देर के बाद कि आपको सरकार ने पहले धन कहा और फिर आपको निर्धन कर दिया। आपको जो दिया था मतलब वो धन ले लिया और निर्धन कर दिया। अभी इसका एक एग्जाम्पल देते हैं हम। कुछ लोगों ने सुना है, जो पुरानी वीडियो सुनते हैं, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए बता देते हैं। आप लोग को यहां खेती में क्या क्या होता है? मक्का, आलू है। चलो हम आलू का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं लेते हैं। आलू किसान का कितने रुपए किलो बिकता है? मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मंडी में कितने रुपए बिका? 20 से ज्यादा नहीं बिका। 20 रुपया किलो। कितने रुपए किलो? 20 रुपया किलो। अच्छा, आपने चिप्स खाई है कभी? चिप्स का पैकेट कितने ग्राम का होता है? हैं? 5 ग्राम का, 10 ग्राम का, 15 ग्राम का। वो जो बड़े वाला 30 रुपए का आता है वो कितने का आता है? वो कितने ग्राम का है? नहीं, 50 ग्राम का होता है वो। हाँ, 50 ग्राम का भी शायद वो नहीं होता है, उसको चेक करेंगे। 20 ग्राम का होता है वो जो 30 रुपए का आता है। 16 ग्राम पक्का? दुकानदार हैं। चलिए एग्जैक्ट बताए। 16 ग्राम का पैकेट आपका 30 रुपए का आता है ना? अगर 1 किलो लेना हो वो कितने का भी बनेगा उसके हिसाब से? 16 ग्राम को डिवाइड करो, 16 चिकम 96, 60 पैकेट बनेंगे, है ना? 60 पैकेट बनेंगे, 1800 रुपए का बनेगा वो। अगर वो 16 ग्राम का पैकेट 30 रुपए का आता है तो 1 किलो आलू लगभग 1800 रुपए का मिलेगा। अब किसान से आलू लिया
जो 20 रुपए किलो आलू खरीद के गया था, सुनना ध्यान से, 20 रुपए किलो आलू बेचने गया था मंडी में किसान, उसने ये मान के चलते हैं कि 90 किलो या 100 किलो मान लें, 1 क्विंटल आलू कितने का बिका? 2000 रुपए का। 1 क्विंटल आलू बिका 2000 रुपए का। और अभी अभी हमने बताया कि कंपनी ने उसको चिप्स बना करके आपको दे दिया कितने रुपए का? 1800 रुपए का 1 किलो। यानी उसी किसान ने उसी आलू को बेच करके 100 किलो आलू को बेच करके 1800 रुपया कमाया, और उसी किसान को उसी 1800 रुपए में 1 किलो आलू वापस मिला पैकेट में बंद होकर के। यानी 100 किलो का 1 किलो, ये कौन सी कंपनी बनाती है, कौन सी फैक्ट्री बनाती है, ये नहीं समझ में आता। 1 किलो का 100 किलो बनाते देखा था, लेकिन 100 किलो का 1 किलो बना दिया। नहीं, जैसे हमारे यहां एक टमाटर का एग्जांपल मैं देता हूं। 5 रुपया किलो टमाटर बिका है अब की बार, पिछले साल किसान का। 100 किलो टमाटर कितने रुपए का बिका? 500 रुपए का। और ज्यादा से ज्यादा टमाटर का रेट क्या रहा इधर? 250 रुपए रहा। 250 रुपए किलो टमाटर बिका है। अब 250 रुपए किलो टमाटर में उसी 500 रुपए में कितने किलो टमाटर आएगा? 2 किलो उसी 500 रुपए में। यानी असली धन वो 500 रुपए है या वो टमाटर है ना? अब अगर सोचो कि वो 5 रुपए का टमाटर 250 रुपए का कैसे हुआ? इसका एक तरीका है, जो अनर्थशास्त्री हैं, जो अपने आप को अर्थशास्त्री कहते हैं, वो हैं तो अनर्थशास्त्री, कहते हैं वो अर्थशास्त्री अपने को। वो क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो रेट हैं, किसी भी चीज के दाम हैं, वो तय होंगे डिमांड और सप्लाई से। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो कीमत ज्यादा हो जाएगी, और डिमांड नहीं है और सप्लाई ज्यादा है तो कीमतें कम हो जाएंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार ने यह देख लिया कि इस बार इतने किसानों ने यह फसल को बोया हुआ है, लगाया हुआ है, और लगभग इतना उत्पादन होने के चांसेस हैं, और लगभग इतने रुपए इसके लिए जरूरत पड़ेगी। तो जब किसान अपने उत्पादन को बेचने के लिए मंडी में जाता है, उसको मंडी खरीद लेती है, आड़ती खरीद लेते हैं, और उसके बाद सरकार उसकी कीमत का रुपया किसी बड़े उद्योगपति को दे दे, और वो बड़ा उद्योगपति उस मार्केट में से सारा टमाटर उठा ले। मैंने टमाटर एग्जांपल लिया था इसलिए बोला, मतलब वो सारा उत्पादन उठा ले, तो मार्केट के अंदर से सप्लाई खत्म हो जाएगी। उत्पादन तो हुआ था लेकिन सप्लाई खत्म हो गई। तो अब लोगों को जरूरत है तो लोग थोड़ा महंगा खरीदने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। वो टेस्टिंग करेंगे, पहले 5 रुपए का 10 रुपया करके देखेंगे, फिर 10 का 20 करके देखेंगे, 20 का 30 करके देखेंगे। लोग खरीदते जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हां, आप लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है। ऐसा करके कुछ रुपए जो सरकार ने उस उद्योगपति को लोन दिया था बिना फंड का, उस लोन से उसने वो सारा धन खरीद लिया, और फिर उसी धन को वापस हमें देते हुए 10 गुना 20 गुना रेट में जब हमें देता है, तो जो बाकी का धन हमारे पास बचा हुआ है रुपए की फॉर्म में, फिर वो भी खींच लिया। नहीं समझे? यानी कि उसी किसान ने जिसने 100 किलो टमाटर बेचा था, अगर उसे वही 100 किलो टमाटर वापस लेना हो, उसे वही 100 किलो टमाटर वापस लेना हो, तो कितने रुपए लगाने पड़ेंगे उसे? 250 के हिसाब से 100 किलो 25,000 रुपया हो गया। मतलब उसी 100 किलो टमाटर का उसको मिला 5 रुपया है, और देना पड़ेगा 25,000 रुपया। अब इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है? इसका मतलब यह समझ में आया कि महंगाई घटी है, बढ़ी है, या यह समझ में आया कि उसके रुपए के खरीदने की ताकत घटी है? रुपए के खरीदने की ताकत घटी है ना। पहले उसका 100 रुपया उसी 5 किलो को खरीद सकता था,
अब उसका 25,000 रुपया लगता है उसी 5 किलो को खरीदने में। टमाटर तो वही है ना? अरे दादा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपकी मकान का रेट पहले 10 लाख रुपए था, अभी वो रेट 15 लाख रुपए हो गया। तो मकान महंगा नहीं हुआ है। आपके पहले 10 लाख रुपए उस मकान को खरीद सकते थे, अब 15 लाख रुपए खरीदते हैं उस मकान को। इसका मतलब आपकी मेहनत की वैल्यू कम हुई है। समझ गए ना? पहले आपको वो 10 लाख कमाने के लिए मान लो 4 साल मेहनत करनी पड़ती, तो अब आपको 6 साल मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में ऊर्जा उतनी ही लगती है बाबू, नहीं? तो ये रेट सिर्फ आपके मकान के बढ़े हैं, तो इससे आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नहीं, जिसका मकान है उसको तो फायदा दिखाई दे रहा है। जिसका मकान है उसको फायदा दिखाई दे रहा है, फायदा है नहीं, उसको दिखाई दे रहा है। क्योंकि यदि उसने वो 10 लाख का मकान 15 लाख में बेचने का यस कर दिया, तो फिर उसको 500 रुपए का टमाटर 25,000 में खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए। समझे ना? ये सिर्फ एक चीज थोड़ी ना महंगी होएगी, उसने एक चीज महंगी बेचकर 100 चीज महंगी खरीदनी पड़ेंगी उसको। नहीं समझे? और सिर्फ उसके लिए फायदा हुआ है उस मकान का। और हम ये मानकर चल पड़े कि इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, जो कि फ्रॉड है, झूठ बोल रहे हैं सरकार। 100 करोड़ भी नहीं बची है, बस सब निपटा दिए हैं पिछले 3-4 साल में, इसीलिए जनगणना नहीं हो रही है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि 140 करोड़ लोग हैं, तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि एक आदमी को छोड़कर, जिसका मकान था वो, उसको छोड़कर बाकी तो पूरे देश को नुकसान हुआ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी को फायदा हो और बाकी पूरे देश को नुकसान हो और हम उसे नुकसान की गिनती में ना लगाएं? इसका मतलब महंगाई कुछ भी नहीं होती है। अगर महंगाई की कोई समय सीमा ना हो, अगर महंगाई की कोई लिमिट ना हो कि किसी चीज का दाम कितने तक बढ़ सकता है, अगर यह लिमिट फिक्स ना हो, तो महंगाई कुछ नहीं होती। सरकार का चालू किया गया एक प्रोपेगेंडा होता है, और इस प्रोपेगेंडा को आपको समझना पड़ेगा। यानी एक भी चीज की कीमत अगर बढ़ती है तो उसमें निहित है सरकार की या उद्योगपतियों की कोई बड़ी चाल। यह हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि कल को फिर श्रीलंका वाले हालात आएंगे कि जब 1200 रुपए किलो आपको दूध खरीदना पड़ेगा, जब आपको 1000 रुपए का ब्रेड का पैकेट खरीदना पड़ेगा जिंदा रखने के लिए अपने बच्चों को, तो फिर आपको अपनी जमीनें, अपने गहने, अपनी इज्जत सब बेचना पड़ेगा ना, श्रीलंका की तरह। वहां औरतों ने अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए अपनी बाली, अपनी कंठी, जो उनके पास सोने के हार थे, सब दे दिए। और जब उसके बाद भी महंगाई नहीं रुकी, जब उसके बाद भी वो आतंक नहीं रुका, तो भूखे मरती औरतों को यह कहना पड़ा, आप हमारे साथ जो चाहे कर लो, बट हमारे बच्चे को रोटी दे दो। यानी अपने आप को सौंपना पड़ा। यह हालत अपने देश में भी बहुत जल्दी लाने की योजना चल रही है। फूड क्राइसिस लाने का प्लान ऑलरेडी चल रहा है, और यह इन बैंकों के जरिए ही होगा। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा एक कहानी को। जिस दिन आपको वो कहानी समझ में आ गई, आपको यह खेल समझ में आएगा कि यह महंगाई कैसे बढ़ती है, रुपया नकली कौन सा होता है और कैसे होता है। बस ये समझ लो, और कुछ नहीं समझना आपने। और अगर रुपया नकली दिया है तो उस आदमी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए जिसने भी आपको नकली रुपया दिया। उससे पहले हम एक सुनार की कहानी आपको सुनाते हैं। पहले सब लोगों को मालूम है कि हर गांव में सुनार होता था। मालूम है? किस किस को मालूम है? हाथ खड़ा करेंगे। ज्यादातर लोगों को मालूम है। अब अगर सुनार गांव में है, उसको यहां तक कि रुपये छापने की भी परमिशन थी, लेकिन कंडीशन यह थी कि एक भी मतलब परसेंट या 0.001% उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। वो शुद्धता की गारंटी और माप पूरा होना चाहिए। तो उसमें क्या होता था
आदमी जब लेन देन करता था, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब वो सोने और चांदी में ही लेन देन कर रहा है। चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के अलग अलग होते थे। चांदी के सिक्के को रुपया बोला जाता था और सोने का एक तोला जो है वो मोहर बोली जाती थी, और 10 चांदी के सिक्के यानी 10 रुपए के बराबर में एक मोहर हुआ करती थी। तो लोग इसी तरह से डील किया करते थे। दूसरी जगह पर जाना है, सोने में ट्रेड करना है, सोना लेकर जाना महंगा होगा कि एक तो लाद कर रख लेके जाना पड़ेगा या रास्ते में कोई लूट ना ले। तो सुनार ने यह कहा कि एक काम करो भाई, एक तुम जा रहे हो यहां से, हम चंडीगढ़ से मान लो रांची आ रहे हैं, तुम्हें वहां व्यापार करना है, सामान खरीदना है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि मेरे से पर्ची बनवा के ले जाओ, वहां हमारा दोस्त सुनार बैठा है, 100 रुपए पे तुमको 1 पैसा देना है वहां जाकर के, और तुम वो पर्ची उसको दे देना, वो तुमको उतना ही सोना वहां दे देगा। बड़ा आसान लगता है, 100 रुपए पे 1 पैसा कुछ भी नहीं है, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं। यस करके और ऐसे करके लोगों ने लेन देन स्टार्ट कर दिया। वहां से सोना लिया, यहां आकर के मतलब सोना दिया, पर्ची ली, यहां आके पर्ची सुनार को दी और अपना सोना ले लिया और अपनी खरीदारी करी। फिर जितना पैसा बचा यानी जितना सोना बचा वो वापस सुनार को दिया, पर्ची ले ली, वापस ले लिया। उसने सोचा यार गड़बड़ है ये, हर बारी क्या करता हूं, पहले सारा सोना देता हूं, फिर पर्ची लेता हूं, फिर वहां जाके पर्ची दे करके सोना लेता हूं, फिर सामान बेचने के बाद जो बचा फिर वापस दे के आना पड़ता है। तो उस सुनार से अगली बारी उसने छोटी पर्चियां बनवा ली कि सारी मत बना, 1000 रुपए की पर्ची मत बना, तू 100 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की पर्चियां बना दे, ठीक है। तो जितनी पर्चियां आई, जितना खर्चा हुआ, उसने दुकानदार को ही बोल दिया, भाई ये 20 रुपए की पर्ची फलाने सुनार की है, तू जाके सोना जब मर्जी ले लियो। उसने कहा ना भाई मैं तो नहीं। अरे यार चल तू मेरे साथ चल, चल के दिखाता हूं। उसने दिखाया, उसने वो पर्ची दी, सुनार ने उसको सोना दे दिया। तो दुकानदार को भी यकीन होने लग गया कि इस पर्ची के बदले में सोना मिल जाएगा। तो फिर लोगों ने धीरे धीरे उन पर्चियों को ही सोना मानना शुरू कर दिया। जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि भैया चाय मंगवा दो उधर से, तो आप 20 चाय की पर्ची बना दो। अब उसके अंदर चाय तो नहीं है, लेकिन उसकी कीमत 20 चाय के बराबर है। आप उस ये टोकन है, आप उस चाय वाले को वो पर्ची दोगे, वो आपको उसके बदले में चाय दे देगा, और जब चाहे उस चाय वाले के पैसे वापस कर देना। तो ये जो टोकन है, ये जो पर्ची है, ये पर्ची उस सोने के बराबर में चलना शुरू हो गई। समझ गए? पर्ची किसके बदले चलना शुरू हो गई? सोने के बराबर में चलना शुरू हो गई। अब ऐसे ही चल रहा है, किसी के साथ कोई ठगी नहीं, किसी के साथ कोई चोरी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं। लेकिन सुनार के घर में कोई फंक्शन आ गया या शादी आ गई सुनार की बेटी की, हम ये मान के चलते हैं। सुनारिन बोली सुनार को कि मैं ये सोना पकड़ो जो घर में अपनी कमाई रखी है उसमें से, और मुझे पर्चियां दे दो, मैं जाकर के कुछ सामान ले आती हूं, बेटी के लिए गाड़ी ले आती हूं, घोड़ा ले आती हूं, बैल ले आती हूं, जो भी उसको देना है, उसको शादी में गिफ्ट करना है वो ले आती हूं। सुनार ने उसको बोला तू पागल है, जब अपनी पर्ची चलती है तो सोना रखने की क्या जरूरत है? ये सोना ले जा घर में रख ले और पर्ची बता कितने की चाहिए। अब वो बोलती है कि पर्ची चाहिए कितने की, दे दे 1000 2000 की, ले तू 10,000 की पर्ची ले जा। ठीक है जी। सुनार ने सुनारी को 10,000 की पर्ची दे दी। अब बताओ वो पर्ची असली है कि नकली है? नकली है। अब वो गई बैल वाले के पास, भैया गाय कितने की थी? बोला बहन जी 15 रुपए की। अरे ले तू 20 ले। या फिर उसने बोला बहन जी नहीं मिल सकती क्योंकि वो तो शर्मा जी ने खरीदी हुई है, पहले से ही किसी ने खरीद रखी है। वो बोली नहीं खरीदनी है, तुम बोलो कितने की दोगे? 15 की जगह 20 की दो, 20 की जगह 25 की दो, लेकिन हमको दो। जितनी मर्जी की खरीद सकती है ना वो? अरे खरीद सकती है कि नहीं? वो तो जितना मर्जी दे सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो पर्ची नकली है। वो असली पैसा होता, अगर उसकी मेहनत की कमाई होती, तो मैं आपको बता रहा हूं मेहनत की कमाई करने का क्या हाल होता है।
घरवाली को मालूम होता है, महिलाओं को पता होता है कि कमाई कैसे करते हैं हमारे घर वाले, इसीलिए वो 2 मिर्च के ऊपर, हरी मिर्च के ऊपर भी लड़ाई कर लेते हैं सब्जी वाले से, हरे धनिया पे लड़ाई कर लेते हैं वो। क्या तू थोड़ा सा हरा धनिया नहीं दे सकता है? नहीं लड़ लेते हैं क्या? है? अरे हम रिक्शा वाले से 5 रुपए पे लड़ लेते हैं यार। चाहे हमारी जेब में पत्नी के लिए लाया गया लाखों रुपए का हार रखा हो, लेकिन हम रिक्शा वाले से 5 रुपए में लड़ लेते हैं। हम किसी से भी लड़ लेते हैं 2-2 रुपए के ऊपर, क्योंकि हमको यह मालूम होता है यार ये मैंने मेहनत करके कमाया हुआ है। अगर आपका वो फ्री फंड का आया होता है तो फिर आप वेटर को भी 100 रुपया 500 रुपया टिप दे सकते हो, हवा भरने वाले को भी 100 रुपया पकड़ा दे सकते हो, तब पकड़ा सकते हो अगर वो 100 रुपया फ्री में आया हो। और हमारे लिए मुश्किल हो जाती है ना, जिनके पास फ्री में आया है वो तो अपनी बेटी की शादी में 2 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, जिनके पास मेहनत से करना उनको तो फिर 10 लाख खर्च करने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। तो वो तो उसके पास तो फ्री में आया है, उसने तो गाड़ी भी खरीद ली, घर भी खरीद लिया है। बोला बोल भाई ये घर गिफ्ट करना है बेटी को, बोल कितने रुपए का देगा, और जितने रुपए बोल दे उसका निकाल के पकड़ा के, पर्ची पकड़ा नहीं है खाली। अब अगर किसी दुकानदार को डाउट हो जाए तो कि भाई सुनारी नकली पर्ची तो नहीं लेके घूम रही है यार, इतना पैसा खर्च कर रही है, कहीं इसके पास कहां से लगा इसके हाथ, तो वो चेक करने के लिए उस पर्ची को लेके जाएगा सुनार के पास। सुनार के पास तो बहुत सारे लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का सोना रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, उसमें से पकड़ा देगा वो। भाई उस पर निशान थोड़ी लगा है कि सुनारी वाला सोना है कि मेरे वाला सोना है कि आपके वाला सोना है। सोना तो सोना होता है, वो आपके वाला सोना जो जमा था वो पकड़ा देगा, फिर ये चेक करने जाएगा, इसको किसी और का पकड़ा देगा, ये चेक करने जाएगा, किसी और का पकड़ा देगा। समस्या कब आएगी? जब पूरा गांव, पूरा देश, जितनी पर्ची चालू है वो सारे लेने चले जाएंगे। नहीं, अगर 100 रुपए की पर्ची है तो 100 रुपए का सोना रखा है तो सुनार को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सोना रखा 100 रुपए का और पर्ची दे रखी 1000 रुपए की, तो सिर्फ 100 रुपए ही लौटा पाएगा, बाकी का 90 रुपया नहीं, बाकी का 900 रुपया नहीं लौटा पाएगा। तो वो 900 रुपए नकली है कि असली है? यहां पे जो सुनार है वो रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक ने आरबीआई की स्थापना के दौरान एक वायदा किया और कागज पे, पर्ची पे लिख कर दिया कि मैं धारक को मांगे जाने पर किसी भी बैंक की शाखा में इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, जितना उस पर लिखा हुआ है। मान लो 20 रुपए लिखा हुआ है तो उसमें लिखता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹20 एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। मतलब कहीं पर भी किसी भी बैंक में जाकर जब चाहे वो अपना पैसा ले सकता है। ये वो रुपया है, ये हुंडी, पहले, इससे पहले हुंडी होती थी, ये 10 रुपए का नोट है। इससे बाद वाला एक जो 1968 वाला नोट है वो तो हम सबने भी देखा है, वो मैंने भी देखा है अपनी आंखों से, आपके घर में भी है। तो उस पर लिखा होता है ये, और गवर्नर इसके ऊपर साइन करता है। गवर्नर इसके ऊपर, नीचे साइन है गवर्नर के कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। जैसे उस पर्ची पे लिख दिया मैं धारक को 20 चाय पिलाने का वचन देता हूं। 20 चाय लिख देते हैं ना अपन, वो 20 चाय तो नहीं है ना, वो चाय देने का वादा है। ऐसे ही ये 10 रुपए नहीं है, ये 10 रुपए अदा करने का वादा है, वचन पत्र है, एफिडेविट है, और एफिडेविट में कभी भी कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो झूठा भी नहीं लिख सकता। ठीक है, ये पता लग गया आपको? समझ में आ गया नकली पर्ची कौन सी है? रिजर्व बैंक में हमारा धन रखा जाता है। धन क्या क्या है? अनाज, पशुधन, हमारी मेहनत, यानी सर्विस सेक्टर में जब हम सर्विस देते हैं, नया जो भी उत्पादन होता है, बाद में ले लेना, ग्रुप में छोड़ देंगे, ग्रुप में छोड़ देंगे, फोटो छोड़ के ग्रुप में छोड़ देंगे। नया कुछ भी उत्पादन होता है, कुछ भी अनाज पैदा हो, देखो एक दाना डाला किसान ने, उससे पौधा हुआ, उस पे मतलब 40 दाने लगे, 400 दाने लगे, बाजरा है तो हजारों में दाने लगे कि नहीं लगे? एक दाने के 1000 दाने किसान कर सकता है, फैक्ट्री वाला मालिक नहीं कर सकता। फैक्ट्री वाला क्या करता है? लोहे को पिघलाकर उसकी शक्ल बदलता है, लोहा पैदा नहीं कर सकता। लोहा पैदा जमीन से होगा।
है कि नहीं? इसका मतलब फैक्ट्रियां उत्पादन नहीं कर सकती, फैक्ट्रियां रोजगार नहीं दे सकती, क्योंकि फैक्ट्री में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई कहां हो सकता है? जमीन से। यानी अगर रोजगार दे सकता है आपको कोई ज्यादा से ज्यादा, तो जमीन दे सकती है। या मल्टीप्लाई होते हैं हमारा पशुधन, एक पशु आगे 10 बच्चे दे देगा, 10 बछड़े कछड़े दे देगा, ठीक है ना? तो पशुधन 1 का 10 हो सकता है। तो यानी आपको मल्टीप्लाई करके कमाई करके कौन देगा? पशुधन। हम कर सकते हैं, हम परिवार धन है हमारा, हमारी मेहनत धन है। हमने आज जो मेहनत करी, आज जो सूरत से ऊर्जा ली, वो हमने खर्च कर दी। उसके बाद में कल को फिर ले लेंगे, फिर खर्च कर देंगे, फिर लेते रहेंगे, फिर हमारी कभी खत्म नहीं होगी। तो ये हमारा धन है। इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं, जब सरकारों के पास ये जमा करते हैं, तो इसको हम लोग कैटेगरी में लेते हैं कि सरकार हमारा धन ले ले और इसके बदले में विनिमय के लिए हमको कोई साधन दे दे। पहले सोने चांदी में अगर हम लोग अपना विनिमय करते थे, तो बाद में उस सोने चांदी की जगह वो पर्चियां आ गई। उन पर्चियों को बाद में हमने रुपया बोलना शुरू किया, रुपया बोलते थे, रुपये की पर्ची आ गई। तो रुपया जो है वो असल में धन नहीं है, वो धन के बदले में की दिया गया एक साधन है। साधन धन के जैसा, समझे ना? साधन का मतलब है धन के जैसा, वो धन के जैसा है, धन की कीमत उसमें इंक्लूडेड है, धन के बराबर की वैल्यू उसमें है, अगर वो धन के बराबर छपा हुआ है तो। अगर वो धन के बराबर नहीं छपा हुआ है तो वो धन नहीं है, फिर वो कागज का टुकड़ा है। जैसे एक नोट छापने में 3 रुपए का खर्चा आता है, तो 3 रुपए जो हैं वो तो लगा है उसके अंदर। बट जो अगर 2000 का नोट है तो बैंक को सीधा 1997 रुपए का फायदा हुआ। इसीलिए जब 2000 के नोट मार्केट में आए तो हमारी तो परचेजिंग पावर घट गई, लेकिन अंबानी अडानी की परचेजिंग पावर बढ़ गई और बैंकों की बढ़ गई, समझे ना? और बाद में फिर 2000 के नोट गायब हो गए और आजकल 500 के नोट गायब करने पे लगी हुई है सरकार। 1 रुपए पे प्रॉमिस क्यों नहीं लिखा हुआ, अभी बता देते हैं। समझ आया कि नहीं आया जी? आ गया कि धन के बराबर में ही आपको धन मिलेगा। अगर हमारा सोना वहां पर नहीं रखा हुआ तो वो नोट हमारे पास जो है वो असली है कि नकली है? नकली है। बस इतना समझना आपको सबसे पहले नंबर पर है, ठीक है? और ये आरबीआई के कानूनों में लिखा हुआ है। उसका सेक्शन 26 कहता है, आरबीआई एक्ट 1934 का, कि मांगे जाने पर आरबीआई को उस धारक को पैसा देना होगा, और अगर वो नहीं लौटा पाया है तो फिर भैया गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो सारा ही तहस नहस हो जाएगा ना। अगर सोना उसके पास नहीं रखा और उसने बिना मतलब में लिख लिया है तो। यही बात हमने सरकार से पूछी, हमने आरबीआई से पूछी, हमने बैंकों से पूछी, हमने सरकारों से पूछी। सरकारों ने कुछ जवाब दिए हमको। वो जवाब अगर आपको पता चले तो आप सोचोगे यार ये कैसी सरकार है। भाई रुपया वैध चलना चाहिए कि अवैध चलना चाहिए? अगर वैध चलना चाहिए तो वैध रुपए का कोई ना कोई नियम होना चाहिए। हमने आरबीआई से पूछा कि तुम जो नोट छापते हो ये किस नियम के हिसाब से छापते हो? जिस नियम के हिसाब से छापते हो हमको वो नियम बता दो जिसके तहत रुपया वैध होता है। भाई हम तो वैध रुपए में कारोबार करना चाहते हैं, और किस नियम के हिसाब से कोई रुपया अवैध होता है? कि मार्केट में एक नोट मिला हमको, दुकानदार ने हमको 100 रुपए का नोट दिया, तो मुझे यह जानना है कि यह रुपया वैध है या अवैध है। तो मैं कैसे जानूंगा इस नोट को कि यह असली है कि नकली है? कोई नियम होगा, उसी के हिसाब से जान जाएंगे। तो हमने पूछा कि इसका वैध रुपए का दस्तावेज हमको उपलब्ध कराया जाए। तो जी आरबीआई ने और भारत सरकार ने हमको क्या जवाब दिया मालूम है? हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हाँ, ऑफिशियली लिख के दिया, ठीक है? वैध रुपए का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, मतलब गया काम से। अब
हम जब और आरटीआई डालते हैं बोल देंगे आरबीआई की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ढूंढ लो जाकर के। कोई बात नहीं, एक एक करके अपील अपील पे अपील, और फिर सारी चीजें निकाल के लाए, और उसके बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं कि आपके साथ क्या क्या ठगी हुई। अब वो ठगी के बारे में जानिए। सोना रखना पड़ता है आरबीआई के अंदर, क्योंकि मैंने बोला अनाज रखोगे तो बहुत ज्यादा जगह लेगा, पशुधन रख नहीं सकते हैं, फूल हैं फल हैं ये खराब हो जाएंगे, अनाज भी खराब हो जाएगा। तो फिर एक अल्टरनेटिव निकाला सरकारों ने कि एक काम करते हैं, जितना किसान उत्पादन करता है, जो बेचना है बेच देंगे, जो खरीदना है खरीद लेंगे, जितना विदेशों में एक्सपोर्ट करना है वो करके, बाकी का 2 साल का स्टॉक एफसीआई को दे करके जो बाकी बचेगा उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे, और उसके बदले में जो हमें धन मिला उस धन से हम लोग सोना खरीद लेंगे, और वो सोना आरबीआई के पास जमा कर देंगे, और उतना ही नोट छाप करके उस धन के बदले में धन पकड़ा देंगे। भाई जितना अनाज दिया किसान ने उसके बराबर का सोना छप के वहां रख देते हैं, और वो उतने का ही नोट छाप के किसान को पकड़ा देते हैं। ये तरीका निकाला, यानी कि जितना भी नोट छपेगा वो केवल उत्पादन के बराबर छपेगा। उत्पादन से फालतू छपेगा तो भी नकली है, अगर सोना नहीं रखा और वैसे छाप दिया तो भी नकली है। गॉट इट? समझ आ गई? अब सोचो, कभी आपके यहां ऐसा हुआ है कि आपकी जमीन का रेट है, अभी क्या रेट है जमीन का? फिर भी 10 लाख रुपया एकड़ तो होगा खेतों का। अब 10 लाख रुपया एकड़ है, आज से 20 साल पहले तो मेरे ख्याल से 1 एकड़ का कोई 1 लाख रुपया भी नहीं देता होगा, है ना? अब वो 1 लाख रुपया भी नहीं था रेट, और आज 10 लाख हो गया है। वो पहली बार फ्री फंड में 1 लाख की जब जमीन थी उसको 2 लाख में भी खरीदने वाले लाले आए होंगे दिल्ली से। तुम रेट बोलो, क्या रेट बेचना चाहते हो? समझ रहे हो ना? यानी सरकार अगर, आरबीआई अगर बिना सोना रखे बेहिसाब पैसा छाप कर किसी उद्योगपति को दे दे तो वो सुनारिन बन जाएगी उद्योगपति, और वो जितनी चाहे प्रॉपर्टी खरीदे। उस नकली नोट के बदले में जो वो प्रॉपर्टी खरीद रही है वो असली है कि नकली है? नकली नोट में आपसे असली प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी खरीदी उसकी वैल्यू है। यानी उस नोट को वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी ने दिया। ठीक है? जैसे आपको बैंकों ने जब लोन दिया तो आपके खाते में डिजिट ट्रांसफर कर दी, अब उसमें पैसा खर्च हुआ क्या बैंक का? 1 रुपया खर्च नहीं हुआ बैंक का। 1 रुपया अगर वहां पर सोना नहीं रखा है आरबीआई के पास, तो वो जो डिजिट है, वो जो रुपया आपके खाते में लिखा है, वो असली है कि नकली है? और नकली करके उन्होंने जो मॉर्गेज किया, जो आपकी जमीन पे जो लोन के उसके बदले में जो रखा प्रॉपर्टी, वो असली है कि नकली? वही प्रॉपर्टी है असली। यानी कि नकली नोट के बदले में, डिजिट के बदले में आपकी असली प्रॉपर्टी गिरवी रख ली। और ये आपको बैंकों की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर भी दिखाई दे जाएगा। आप बैंकों से मांगिए, आप लोगों को एक सवाल मांगना है कि जिस दिन मुझे लोन दिया गया था, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, आपको नहीं, आपको वीडियो में भी मिल जाएगा, दोबारा से आप इस वीडियो को देखिएगा। जिस दिन मुझे लोन दिया गया था उस दिन की बैंक की मुझे वो बैलेंस शीट दिखाई जाए कि मुझे जो लोन दिया था वो कहां से दिया था। भाई जहां से बैंक ने लोन दिया, बैंक वालों का कम होना चाहिए और हमारा बढ़ना चाहिए। भाई जैसे खाते में ट्रांसफर करते हैं, मान लो मैंने रविंदर के खाते में पैसा भेजा, मेरे खाते में 100 रुपए थे, इसके खाते में 2 रुपए थे। अब मैंने 50 रुपया इसके खाते में भेज दिया तो इसके पास 52 हो गया और मेरे पास 50 रह गया। ऐसा ही होता है ना? तो बैंक जब आपको लोन देगा तो जो उसके पास पहले से पैसा पड़ा है उसमें से घटना चाहिए। कमाल यह होता है कि मान लो 100 रुपए बैंक के पास रखे हैं और 40 रुपया मैंने लोन मांग लिया, तो बैंक जब अपनी बैलेंस शीट में लिखता है कि 100 रुपये 0 रुपए, 100 में से इधर 40 चले गए तो मेरे पास हो गया 40 और बैंक के पास हो गया 140। 60 नहीं 140। बैंक माइनस का साइन नहीं लगाता है। बैंक क्या मान के चलता है कि
रविंदर ने अब जो ये 40 रुपया चुकता करना है, या मैंने जो रुपया जो चुकता करना है, मैं तो असली चुकता करूंगा ना। नहीं समझे क्या? मैं जो पैसा दूंगा बैंक को, वो सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी करके दूंगा, अपनी मोटरसाइकिल बेच के दूंगा, अपना डंगर बेच के दूंगा, अपना पशुधन बेच के दूंगा, अपनी फसल बेच के दूंगा। यानी मैं अपनी असली प्रॉपर्टी बेच कर दूंगा, यानी मैं उसे असली रुपया दूंगा, तो वो उसको भी अपना मान लेता है, और जो प्रॉपर्टी उसने मॉर्गेज रखी थी उतने का मालिक वो अपने आप बन जाता है। यानी बैंकों को डबल लाभ होता है आपको लोन देने में। इसीलिए आप सबके पास फोन आएंगे, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, है ना। अगर तुम्हारे पास सारे लोन हो चुके हैं तो घरवाली को दिला दो, घरवाली को नहीं लेना तो ग्रुप हाउसिंग में ले लो, है ना। इकट्ठे होकर के लेडीज को दिलवा दो, महंगा है, ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप दे पा रहे हो, किस्तें ठीक से टाइम पर दे पा रहे हो, देखो क्या करेंगे, वो बोलेंगे जी ले लो, आप कोई भी बिजनेस शुरू कर लो। बोला जी बिजनेस शुरू नहीं करना आता, कोई बात नहीं, आप अपनी 10वीं की डीएमसी पे ले लो। बोलेगा 10वीं मैंने नहीं करी है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। अच्छा कोई बात नहीं, आधार कार्ड पे ले लो। बोला जी आधार कार्ड नहीं है। अरे कोई नहीं, बकरी पे ले लो, पुरानी कार पे, पुराने ट्रैक्टर पे, किसी चीज पे ले लो यार, तुम लोन ले लो। अगर लोन ठीक से चुकता कर पा रहे हो तो फिर बोलेंगे और ले लो, टॉपअप ले लो। आपको उस हालत तक लेकर जाएंगे जब आप चुकता ना कर पाओ, और फिर उसके बाद बोलेंगे साला तुमने लिया क्यों था अगर चुकता नहीं कर सकते थे तो, है। ये रूटीन, ये मतलब स्क्रिप्ट है पूरी। अब हमें लगता है यार सच्ची में अगर लिया था तो देना चाहिए, लिया कुछ था नहीं, दे रहे हैं असली पैसा, लिया कुछ भी नहीं था, और ये बैंकों ने बता दिया हमको कि हम कुछ देते नहीं है। अब सोचो आप, बैंक कह रहा है कि अगर हमारे पास, देखो ध्यान देना, अगर हमारे पास 100 करोड़ रुपए का डिपॉजिट है, कितने रुपए का, तो हम 1000 करोड़ का लोन दे सकते हैं। यह बैंकों का नियम है, ऑफिशियल। मतलब मेरे पास 100 रुपए अगर हैं तो मैं 1000 रुपए लोन दे सकता हूं। हाँ, लिख के तो देना है। जो उसके पास है ही नहीं वो उन्होंने कैसे दिया भैया हमको, है? समझे कि नहीं समझे? आपको जो दिया है वो है ही नहीं उनके पास, था ही नहीं कभी। अब सोचो आप उसका भुगतान कर रहे हो जो आपको मिला ही नहीं। करा किसी और ने और भर रहे हैं हम सब लोग। ये रूटीन में चल रहा है। 100 रुपया दिया, मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 100 रुपए बांट दिए, फिर आपने पहली किस्त दी, मैंने फिर बांट दिए, उन्होंने किस्त दी, मैंने फिर बांट दिए, उन्होंने दी, मैंने फिर बांट दिए, उन्होंने दी, मैंने फिर बांट दिए। वही 100 रुपए घूम रहे हैं। तो जब सबके पैसे वापस आने लगेंगे तो कितने रुपए वापस आएंगे? 100 ही रुपए आएंगे। तो जो 900 रुपए वो तो डूबेंगे। अब वो 900 रुपए डूबेंगे कब? अगर आप अंबानी अडानी हो तो बैंक के डूबेंगे, हैं? और अगर आप गरीब आदमी हो और जनता हो तो फिर आपकी प्रॉपर्टी डूबेगी। नहीं समझे कि समझे? हाँ जी, आया समझे? आ रहा है ना? आ रहा है तो मतलब अब आप समझ लो, आपको हवा दी और आपसे प्रॉपर्टी ले ली। ये चल रहा है पूरे देश के साथ। हमने इस पे बड़े सवालात किए और आपने ताले तोड़ते हुए देखे। अब तो हाँ, आपने झारखंड में ही देख लिया भैया। कुछ बोला क्या? कोई बोला डिपार्टमेंट? नहीं बोला। किस किस के टूटे हैं ताले? हाथ खड़ा करिए। 1 2 3 4 5 6 7। अरे तो आप लोग तो लगे ही पड़े हो। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मालूम है? अभी तो आपने तो इनका पक्का इंतजाम करके चालू किया है। मेरे को आकाशदा ने वो चिट्ठी दिखाई कि हमने डीसी को लिख दिया कि 1 हफ्ते में हमको दे दो जवाब, नहीं तो फिर हम लोग ताले तोड़ेंगे। हम ये मान लेंगे कि हमको परमिशन मिल गई है ताला तोड़ने की। तो ये बड़ा अच्छा ट्रिक था। अब खेल दिया हमने, ठीक है, ताला तोड़ गया। अब ज्यादा से ज्यादा बैंक वाले क्या करेंगे कि भैया तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कराएंगे। एफआईआर में क्या लिखेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया। अरे नाम तो हमारे ही है, वो रजिस्ट्री तो हम ही हमारे नाम है, तो प्रॉपर्टी बैंक की नहीं हुई।
वो बोलेंगे जी बैंक का कब्जा था और उसको तोड़ दिया। बैंक का कब्जा था तो वो इलीगल था, बैंक उसको साबित कर दे लीगल, वहां पे भी हम लोग जीतेंगे। अल्टीमेटली जीत तो हमारी होगी, लेकिन वो जीत कब होगी? जब हम उसे हमारी बात को कोर्ट सुनेगा। कोर्ट इसलिए फिलहाल के लिए अदालत के पास हमें इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि अदालत में अभी हम लोग ये मानते हैं कि अदालत का एक टैगलाइन है कि नेचुरल जस्टिस वो लोग फॉलो करेंगे। अगर वो नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हैं, अगर वो हमारी बात को सुन लेते हैं, तो उनको नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो सुनते ही नहीं है तो भैया फिर हम सुनना बंद कर देंगे। अगर कोर्ट हमारी नहीं सुनेगी तो हम कोर्ट की नहीं सुनेंगे, लेकिन यह कब होगा? जब हमारी संख्या पुलिस वालों से तो ज्यादा हो, कम से कम कि एक की जब भी एक पाए तो पकड़ के खड़ा हो जाए, तो आजा तू मार के दिखा, है कि नहीं? इतने लोग तो हमारे पास हों, तो ऐसे अपने को एक संगठन तैयार करना। फिर रहनी बात, अब हमको देखना है कि जो बैंक वाले आते हैं, आपकी गाड़ी को रुकवाते हैं, आपके घर पे पैसा मांगने आते हैं, तो उसके कुछ नियमों का आपको पता होना चाहिए। वो नियम आपको पता होंगे तो फिर आपको कोई फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले नियम बनाते हैं हम ये कि जब आपको बैंक के कर्मचारी से बात करनी है, तो बैंक के कर्मचारी से जब हमें बात करनी है, सबसे पहली बात तो हमें ठंडे दिमाग से बात करनी है। दूसरी बात यह कहना है कि देखो भाई, हमने बैंकों को दस्तावेज भेजे हुए हैं, हमने बैंकों से कुछ सवाल पूछे हुए हैं, हमें डाउट है कि बैंक ने हमको धोखा दिया है। जब तक कोई भी मामला डिस्प्यूटेड होता है, तब तक कोई रिकवरी वाला रिकवरी के लिए नहीं आ सकता। यह रिकवरी के रूल में लिखा हुआ है। समझ गए बात? तो आपने जब चिट्ठी डाली, जब आपने आवेदन लगाया, तो सबसे पहले आपने मामले को डिस्प्यूटेड कर दिया। डिस्प्यूटेड मामले का जब तक निपटारा नहीं होगा और हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक कोई रिकवरी वाला आपसे रिकवरी नहीं कर सकता। नियम नंबर 1 समझ में आ गया? तो ना आपकी गाड़ी छीन सकता, ना आपके घर पे कोई कब्जा करने आ सकता, जब तक वो डिस्प्यूटेड है। ठीक है जी? कह दोगे ना? गाड़ी लेने आए उसको बोल दोगे ना, कोर्ट में मामला चल रहा है भाई, निपटारा हो जाए, बाद में देखेंगे। दूसरा नंबर, हम एक बैंक मैनेजर के पास गए थे, हमने उनसे पूछा था कि भैया तुमने हमको जो नकली नोट दिए हैं, तुमने जो फर्जी नोट दिए हैं, इसका हिसाब तो तुमको देना पड़ेगा। वो बोलता है कि जी आप एक काम करो, हमने जो नोट दिए थे ना आपको, वही वापस कर दो। हमने बोला ठीक है, तुम यही बात लिख करके दे दो, हम तुम्हें अभी दे देंगे। तुम हमें यह लिख करके दे दो कि जो नोट हमने तुमको दिए वही दे दो वापस। आप हमसे रुपया मांगते हो, और रुपया क्या है यह तुम्हें भी शायद नहीं पता होगा। जब मैनेजर से मैंने कहा तो आप बता दीजिए क्या होता है। मैंने कहा रुपया होता है किसी चीज के मूल्य को मापने का मापक। रुपया क्या होता है? उसके मूल्य को मापने का मापक। और यह बात सिद्धांतिक रूप से सत्य है कि मापक बिना मानक के नहीं हो सकता। अगर कोई मापक है, उसका मानक होना जरूरी है, उसका स्टैंडर्ड होना जरूरी है। उसका स्टैंडर्ड क्या है यह हमको बताओ। तुमने वो कौन से स्टैंडर्ड से रुपया छापा? अगर नहीं रुपया छापा तो फिर यह नकली है। उसने बोला तुम तो बहका रहे हो जनता को। मैंने कहा कैसे? स्टैंडर्ड तो सरकार ने खत्म कर दिया। मैंने कहा कब किया? कौन से आदेश से किया? किस कानून के तहत किया? कौन सी शक्तियां प्राप्त है जिससे तुमने उस स्टैंडर्ड को खत्म किया? क्योंकि दुनिया की कोई ताकत किसी मापक के स्टैंडर्ड को खत्म कर ही नहीं सकती। कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी भगवान हो, कोई भी नहीं कर सकता। अन्याय होना स्टार्ट हो जाएगा। परमात्मा भी कभी अन्याय नहीं करता अपने लोगों के साथ, अपनी संतानों के साथ। तो मतलब कोई भी स्टैंडर्ड को खत्म नहीं कर सकता। तो बोलता है खत्म हो चुका है। मैंने कहा चलो, पहली बात तो तुम्हारी लाइन ही गलत है कि रुपए का स्टैंडर्ड खत्म हो गया। दूसरा सवाल पूछ लेते हैं मैनेजर साहब, आप ये बताइए, रुपए का मानक खत्म हो गया है और स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया है, इसका मतलब क्या है? एक बार एक्सप्लेन कर दोगे? बोला इसका मतलब यह है कि अब सरकार को नोट छापने के लिए सोना रखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा अच्छा। जब मैंने उनको बताया ना
कि भाई 34 लाख करोड़ रुपए की वो है करेंसी है देश के अंदर और 800 टन सोना है, तो टोटल लगभग 5 लाख करोड़ की ही तो बराबर का सोना रखा है, तो मतलब 29 लाख करोड़ रुपए की तो नोट जो है वो फेक है। तो वो मैनेजर बोला कि रुपए का स्टैंडर्ड खत्म करने का मतलब है अब सरकार जितने चाहे नोट छाप सकती है। मैंने कहा पक्का? बोला हां। तो फिर तुम वो भी छाप लो जो हमसे लेने हैं। भाई जब सरकार के पास कोई नियम नहीं है नोट छापने का, सरकार की कोई लिमिट नहीं है नोट छापने की, सरकार का कोई मानक नहीं है नोट छापने का, सरकार जितने चाहे नोट छाप सकती है, तो वो भी छाप लो, जो हमसे लेने हैं वो भी छाप लो, और जो हमसे टैक्स लेते हो वो भी छाप लो। फिर तो हमारे पास किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए और किसी को कोई इंस्टॉलमेंट नहीं भरनी चाहिए। अगर तुम मनमर्जी के छाप सकते हो, या वो मनमर्जी के छापो वे केवल अंबानी अडानी को देने होते हैं ताकि वो हमारी प्रॉपर्टियां खरीद सके, इसका मतलब तो वो उसी को देने होते हैं। वो अभी ओएनजीसी को अभी घाटा हुआ है, 1.25 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, तो उसका 93 लाख रुपए का 93,000 करोड़ रुपए का करीब घाटा हुआ। और इसकी रिलायंस की जो तेल शोधन कारखाना है उसको मुनाफा हुआ 1.25 लाख करोड़ रुपए का, रिफाइनरीज जो हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी भी ओएनजीसी घाटे में नहीं गया था, अब की बार ओएनजीसी घाटे में चला गया और रिलायंस की रिफाइनरी फायदे में चली गई, क्योंकि रिलायंस को जितना मर्जी पैसा दे दो अपनी सुविधाएं बढ़ाने के लिए। सब गोलमाल है। समझे कि नहीं समझे? यहां तो बैंक मैनेजर की हवा टाइट। बैंक मैनेजर बोला फिर तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हम तो चाहते हैं कि तुम कानूनी कार्रवाई करो, हम डीआरटी में नहीं जाएंगे, हम कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। डीआरटी तो बैंकों का बनाया हुआ टर्मिनल है। अभी एक कलाकार मुझे कह रहा था, कहता है आप दुनिया को भड़काते हो एनजीटी के खिलाफ, एनजीटी नहीं होता तो इतना प्रदूषण हो जाता। मैंने कहा फिर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मैंने उसको बोला कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है या फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो अपने नेशनल कंपनीज के जो होते हैं प्राइवेट कंपनियों के लॉ ट्रिब्यूनल है, या फिर ये अपना बैंक का डीआरटी है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये असल में कानून को बाईपास करके सरकार के नियमों को लादने के एक एजेंसीज हैं बेसिकली। जब उसने मुझे बोला ट्रिब्यूनल नहीं होता तो ये हो जाता वो हो जाता, मैंने कहा भाई बात सुन, एक काम कर दो, ट्रिब्यूनल को रखने दो, सिर्फ एक काम कर दो कि एक तो इसके जो अध्यक्ष हैं जो इस पे फैसला देते हैं वो जज होने चाहिए, और दूसरा इसमें एक चीज डाल दो कि नेचुरल जस्टिस को ये लोग बाईपास नहीं कर सकते। फिर देखो ये कैसे कानून पास। तुम्हें ये करने में क्या दिक्कत है भाई? जितने एनजीटी के दफ्तर हैं, जितने डीआरटी के दफ्तर हैं, जितने यूएलसीज के क्या नाम ये कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सीएलटी के, एनसीएलटी के जितने दफ्तर हैं, उन दफ्तरों को कोर्ट के दफ्तर क्यों नहीं बना देते तुम? है कि नहीं? वहां पे जज बिठा दो और कोर्ट का ही दफ्तर है ऐसा बोल दो, या कोर्ट ही है ये ऐसा बोल दो, भाई दफ्तर ही बनाना तुमको। लेकिन ड्रामा देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का खेल खेलते रहते हैं। आप जाओगे किसी के पास, उन्होंने एक ही काम के 5 हिस्से बना रखे हैं, वो बोलेंगे मेरा काम नहीं है, वो बोलेंगे मेरा काम नहीं है, वो बोलेंगे मेरा काम नहीं है, वो बोलेंगे मेरा काम नहीं है। छापा मारना है तो सारे आ जाएंगे, जब आपको अटैक करना है तो सब आ जाएंगे मिल करके, लेकिन जब आपको जवाब देना है तो बोलेंगे हमारा काम नहीं है। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। हाईकोर्ट एक ही बात बोलेगा कि पैसे से रिलेटेड हमको कुछ नहीं करना है, तुम ट्रिब्यूनल जाओ। हाँ समझ गए ना? यही एग्जैक्टली यही होता है। ट्रिब्यूनल बोलेगा, ट्रिब्यूनल जो है ऐसे फैसले दे देगा जिनको इंप्लीमेंट करना नामुमकिन है, और हाईकोर्ट बोलेगा मैं नहीं सुनता, ट्रिब्यूनल में जाओ, डीआरटी में जाओ। तो घुमाते रहते हैं देश की जनता को, बेवकूफ बनाते रहते हैं, क्योंकि देश की जनता इकट्ठी नहीं होती है। इकट्ठी होती है तो कोई जिसके पीछे इकट्ठी होती है वो इकट्ठा होकर के उनको किसी ना किसी कत्ल खाने में घुसा देता है कि जाओ कटो अब तुम लोग, और खुद निकल के किसी सत्ता का आनंद भोगता है। जनता सरकार मोर्चा ने तय किया कि हम आपको मजबूत करेंगे, बेसिकली हम खुद मजबूत होएंगे ही नहीं, कि जनता को ही मजबूत कर दो, जनता को ही बात समझ में आ जाए, बात ही खत्म हो जाए, जरूरत ही नहीं किसी के पीछे पीछे भागने की फिर उनको।
कि तुम बचाओ भैया। अब आपको क्या जरूरत पड़ी है आकाश भाई के हमारे पीछे भागने की कि तुम हमें बचाओ, है कि नहीं? अपने अपने कागज लगा के भी भेज दो, कोई दिक्कत है अपने को, और फिर आ जाओ इकट्ठे होकर के जब लड़ाई लड़ने की बारी आए। बस पता हो सबको कि हम लोगों ने लगा दिए हैं दस्तावेज, आ जाओ अब तुम जिसने आना है सामने आओ। और वो तो हम लोग वैसे भी एक दूसरे को सपोर्ट करते ही हैं जब संगठन के रूप में चलते हैं, तो क्या इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया। दूसरा प्रोसेस जिसपे आपको पार पाना है वो है रिकवरी वाले लोग। रिकवरी वाले लोगों के लिए कुछ नियम है, जैसे खास तौर पे अपनी माताएं बैठी हैं इधर, घर में कोई महिला हो, कोई छोटी बेटी हो या बेटा हो, बच्चा हो, उसको पता ना हो और वो धमकाने लगे कोई भी आकर के कि बोल तुम्हारा पापा कहां है, ऐसा करके कुछ बोले, फालतू बकवास करे। सबसे पहले कोई भी रिकवरी वाला आपके घर पे आता है, कोई भी आदमी आता है, आपके गांव में भी आ जाए, सबसे पहले उसको बोलो अपना आई कार्ड चेक करवा। ठीक है? आपको आई कार्ड चेक करने का अधिकार है। आई कार्ड चेक नहीं करवाएगा तो निकल यहां से, अभी पुलिस को बुलाएंगे। बिल्कुल डट के, चाहे आपने किसी का पैसा देना हो कितना ही, अभी आपको पता चलेगा आपने पैसा देना नहीं है, आपने पैसा लेना है। लेकिन रिकवरी वाला आपके घर में आकर के जबरदस्ती नहीं घुस सकता। आप उससे उसका आई कार्ड मांगिए, आई कार्ड मांगने के बाद में उसका फोटो खींच लीजिए आई कार्ड का कि ये बंदा था। अब उसको बोलिए कि तुमने घर आने से पहले हमसे अपॉइंटमेंट लिया क्या? क्योंकि ये नियम है रिकवरी एजेंसी के लिए, ट्रेनिंग के अंदर बताया जाता है बकायदा कि तुमने अगर किसी के घर जाना है तो उस मालिक को फोन करोगे, उसको दे दे, दिवाकर को दे दे, कि तुम उस मालिक को फोन करोगे कि भाई ऐसे ऐसे करके मसला है, हम आ जाएं क्या? अगर वो हां कहे तो ही जाना है, नहीं तो नहीं जा सकते। फोन पर बदतमीजी नहीं कर सकते। अगर आपके साथ की है, रिकॉर्ड करके पुलिस थाने में दो और साथ में बैंक को भी मेल कर दो, उसकी लाइसेंस ही रद्द हो जाएगा। ठीक है ना? कि ये बंदा था, इस फोन से कॉल आए, इस नंबर से कॉल आया था, उसके खिलाफ एफआईआर करवाओ। कंप्लेंट तो दर्ज करा ही सकते हैं, इकट्ठे होंगे थाने में, जाओ। एक अकेले अकेले की नहीं सुनेगा थानेदार, जाना पड़ेगा 10-5 लोगों को। अच्छा, फिर उसके बाद वो अगर आपने पैसा लिया है, जिसने पैसा लिया है, उसके अलावा दुनिया के किसी व्यक्ति को नहीं बता सकता कि इसने पैसा लिया है। यानी कर्जा अगर मैंने लिया, मेरी पत्नी को नहीं बता सकता, मेरे बच्चों को नहीं बता सकता, मेरे माता पिता को नहीं बता सकता, मेरे पड़ोसी को नहीं बता सकता। यानी अगर वो सरेआम गली में बदतमीजी कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमारी मर्यादा को भंग कर रहा है, तो भी उसके खिलाफ मुकदमा और उसके खिलाफ शिकायत हो सकती है। उसकी एजेंसी का लाइसेंस ही रद्द हो जाएगा। समझ आया? इतना तो बहुत है ताकत। इसके अलावा ड्यूटी जो आवर्स हैं, यानी कि जो दफ्तर के जो आवर्स हैं 9 से 5 या 7 से 7 या 6 से 6, दफ्तर के टाइम से पहले और दफ्तर के बंद होने के टाइम के बाद वो कॉल नहीं कर सकता, वो आपके घर नहीं आ सकता, वो आपसे पैसा नहीं मांग सकता, वो आपको धमका नहीं सकता, वो आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता, वो आपसे तेज आवाज में बात नहीं कर सकता। वो केवल आपको बिठा के काउंसलिंग कर सकता है कि भाई तुम्हारा सिबिल खराब हो जाएगा, तुम्हें और लोन नहीं मिलेगा, तुम्हें यह नुकसान हो जाएगा, तुम पैसा भर दो, तुम्हारा ये नुकसान है, तुम्हारा जमीन कुड़की हो जाएगा, ये वो आपको काउंसलिंग कर सकता है। वो आपको डरा नहीं सकता, वो आपको धमका नहीं सकता। समझ आ गए? तो अगर आगे से ऐसा कोई करता है तो सुनोगे क्या? सुनना नहीं है। और खास तौर पे अगर घर में महिला अकेली है तो दरवाजे के पीछे एक लठ रखो और टिका दो खींच के, मतलब बिना ही पूछे ठा एक लगेगा, आगे से कोई आने से डरेगा। बोला हरामी मेरे घर में घुस कैसे गया तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये लोग तो घर में भी घुस जाते हैं ना, दहलीज पार करके अंदर नहीं घुस सकते हैं ये लोग। और अंदर आए हुए आदमी को दरवाजा बंद करके अंदर चाहे चूहा बना लो, कुछ भी कर लो, मुर्गा बनाओ वहां बैठा करके चाहे उसको। मतलब क्या है तुम्हारा घर में घुसने का मतलब क्या है भाई? पैसा देना है ना, हिसाब करो पहले।
बैंक को बोल हिसाब करेगा पहले, हमने कागज भेजा हुआ उस कागज का जवाब दे पहले, उसके बाद तेरा एक एक पैसा चुकता करेंगे। ऐसा आंख में आंख डाल के बोलना है, तुम्हारा पैसा चुकता करेंगे। नकली पैसा दे करके हमको लूट रहा है, बकवास समझा तुमने। अभी जब आपको पता चलेगा, आपके 1 रुपए की कीमत मालूम है क्या है? 1 रुपए का नोट देखा है किसी ने? देखा है? किस किसने देखा है 1 रुपए का नोट? सबने देखा ना? आप गौर से देखना दोबारा से। 1 रुपए के नोट के ऊपर लिखा होता है भारत सरकार, ठीक है? और 1 रुपए के नोट के अलावा यह है भारत सरकार का रुपया, और ये अंग्रेजों के आने से पहले का छपता है, ये आरबीआई के आने से पहले का छपता है। भारत उससे पहले भी था, उसकी सरकार पहले भी थी, और ये रुपया भारत सरकार ही छाप सकती है, इसको आरबीआई नहीं छाप सकता। इसके अलावा जितने भी नोट हैं उन सब के ऊपर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा ना भारत सरकार, और बाकी नोटों पे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब इस देश में 2 तरह की करेंसी चल रही है, एक इसको करेंसी नोट बोलते हैं और दूसरा उसको बैंक नोट बोलते हैं। अगर बैंक नोट की कीमत रुपए की कीमत के बराबर है तो ही तो वो असली होगा, गलत तो नहीं कह रहा हूं जी। अगर बैंक नोट की कीमत रुपए के, मान लो ये 100 नोट इकट्ठे कर लेता हूं मैं भारत सरकार के 1-1 रुपए के, और उधर 100 रुपए का एक नोट है, इनके बराबर होनी चाहिए ना उसकी वैल्यू, है कि नहीं? अब हमने पता किया तो जो भारत का 1 रुपया है, जो हमारी करेंसी है, उसका जो मानक है वो है 15 रुपए की एक मोहर, 15 रुपए की एक मोहर, और मोहर में होता है 1 तोला 24 कैरेट शुद्ध सोना, यानी 1 तोला सोना। 1 तोला सोना कितना होता है? 1 तोला कितना होता है? 1 तोला 10 ग्राम नहीं होता है, 1 तोला होता है 11.664 ग्राम। अगर 11.664 ग्राम को अगर 15 रुपए से डिवाइड करेंगे तो 1 रुपए की वैल्यू आएगी 777 मिलीग्राम सोना, यानी 0.777 ग्राम सोना, पौना ग्राम के करीब सोना बनेगा। ये 1 रुपए की वैल्यू है। और इतना ही सोना अगर बैंक वाले नोट लेकर के जाते हैं तो लगभग 6000 में आते हैं आज के टाइम। आज 7 मई 2024 है, आज लगभग 6000 बैंक के नोट इकट्ठे करो और 1 रुपया इकट्ठा करो भारत का, वो बराबर बनता है। इसका मतलब बैंक ने आपको 60,000 रुपए का अगर लोन दिया है तो वो हमारे वाले मेहनत के असली वाले 10 रुपए के बराबर बनता है। और मेरे ख्याल से आपने अगर पहली किस्त दी हुई है तो वो 10 रुपए से ज्यादा किया है कि नहीं? क्योंकि आपने जो पैसा दिया वो मेहनत का कमा के दिया है, वो आपका असली रुपया है। उन्होंने वो छाप कर दिया है, वो नकली रुपया है। अगर सोना रखा है तो स्टैंडर्ड के हिसाब से रखा है तो असली है, नहीं तो नकली है। तो हम बैंक से पूछते हैं, तुम हमको बता दो तुमने हमको वैध रुपया दिया कि अवैध दिया। अगर अवैध दिया है तो जेल जाओगे, और वैध दिया तो इसके बराबर का सोना देकर दिखाओ हमको। तो बैंकों में अपने 100-100 रुपए, 500-500 रुपए का नोट लगा दो और बैंकों को बोलो इसके बराबर का हमको रुपया दो, इसके बराबर का हमको नोट दो, इसके बराबर का हमको सोना दो। अगर बैंक वो रुपया दे देता है तो वो रुपया आपका असली है, अगर वो नहीं देता है तो वो नकली है। आप सब लगा के देख लो ना, क्या दिक्कत है? अनपढ़ ने, पढ़ा लिखा, अनपढ़, अमीर, गरीब, गांव का, शहर का, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मान लीजिए आप अनपढ़ हो, आप बोलते हो हमें क्या पता क्या करना है। अरे कुछ नहीं करना है, ये 100 रुपए का नोट लेकर के बैंक में जाओ और बैंक मैनेजर को बोलो जो इस पर लिखा हुआ है वो दे दो। इसमें अंग्रेजी तो कुछ नहीं है, इस पे जो लिखा हुआ है वो दे दो। इस पे लिखा है गवर्नर ने कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वो 100 रुपए दे दो मेरे। और देखो वो क्या देता है, वहां फंसेगा वो। अगर उसने सिक्के दिए 100 के तो जेल जाएगा, अगर उसने सोना दिया तो सारे बैंक लूटेंगे। तो वो देगा नहीं, वो चुप हो जाएगा। उसका चुप का मतलब है कि हम सही है भाई। अगर भाई वो हमको झूठा साबित करे ना, वो लिखित में अपना एक स्टेटमेंट जारी करे ना, वो बोले कि जनता सरकार मोर्चा लोगों को झूठ बोल रहा है,
वो पता है कि ये लोग झूठ कह रहे हैं, वो कहे, स्टेटमेंट जारी करे, श्वेत पत्र जारी करे। और नहीं तो जो नेता अभी आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं उनसे पूछो, हमारा असली रुपया दिला दो, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन आपको असली रुपया मिल गया, 1 रुपए में 770 मिलीग्राम सोना है भाई, उस दिन 6 करोड़ का लोन आपका 10,000 रुपए में उतरता है, सीधा बात खत्म होता है कि नहीं? क्योंकि आपका रुपया फर्जी नहीं है, आपने छाप कर रुपया नहीं कमाया है, समझ गए ना? आपने कमाया, आप रुपया कमाते रहोगे, वो छापते रहेंगे और आपकी कमाई को वो जीरो बनाते रहेंगे। जैसे 100 किलो टमाटर का 2 किलो टमाटर बनाते रहेंगे। तो आपने कपास बोई है, आपने मेहनत की है, आपने कपड़ा बनाया है, आपने जूता बनाया है, आपने कोई और सामान बनाया, आपने जो भी बनाया है वो नकली नोट छापेंगे, मालिक को दे देंगे, मालिक उससे जो मर्जी खरीदेगा और आपकी मेहनत को फिर से जीरो करता जाएगा। और धीरे धीरे जैसे आपके पुरखे थे और अब आप कंगाल होने की दिशा पे हैं, आपके गांव के सबकी जमीन बैंकों के पास कर्जे में रखी हुई है, तो आप सब लोग कर्जदार होते जा रहे हो। धीरे धीरे आपको कर्जे में डालना, आपकी सारी प्रॉपर्टी को लूटना, आपके सारे अधिकार खत्म करना, 5G ला करके ये जो जिन्होंने लगवा रखी ना, इंजेक्शंस लगवा रखे हैं जो झरोना वाले, इन सारों में ये आपको जॉम्बीज बना देंगे। जॉम्बीज यानी कि जो उधर से बटन दबेगा वैसे ही चलोगे। बॉडी के अंदर नैनो पार्टिकल, ग्रेफीन ऑक्साइड और पता नहीं क्या क्या आपका जा चुका है। अगर आप लोग, पहली बात तो 2025 तक जिसको भी बुखार हुआ है वो बचना ही नहीं है। मतलब बचना मतलब ठीक नहीं बचना है, या तो बीमार हो जाएगा परमानेंट, कैंसर हो गया, लकवा हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर आप मतलब टपक लोगे, ऊपर जा लोगे। जिसको भी बुखार हुआ था लगने के बाद, उसको तो समझो असली माल गया है, ठीक है ना? बाकी का 70% है उसको नकली गया है, उसको नमक का पानी हो सकता है। अब जिसको बुखार हो गया था उसकी तो शरीर में अभी पता लगना शुरू हो चुका है, सबको हो चुका है 100% को। अब हमारी एक एक बात सच्चाई आ रही है। फ्यूचर की अब जब हम बता रहे हैं, 5G के टावर मत लगने दीजिए। आजकल आपको करंट लग रहा है, जब आप जहां जहां 5G का टावर है वहां आप लोहे की, एल्यूमिनियम की चीज, धातु की चीज को हाथ लगाते हैं तो करंट लगता है। एक बॉडी दूसरी बॉडी को हाथ लगाती है तो करंट लगता है। जब आप मोबाइल ज्यादा टाइम तक यूज करते हो ना तो आपके हाथ चार्ज हो जाते हैं, और दूसरा मोबाइल यूज करने वाला आदमी है, उसके हाथ को हाथ लगाओगे तो स्पार्क होगा, एकदम झटका सा लगेगा। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां 5G का रेडिएशन बढ़ रहा है, आपकी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। वो चार्ज बॉडी ज्यादा बीमार होती है, ज्यादा बीमार होती है तो आने वाले टाइम में आपको RFID लगाने का, चिप लगाने का उनको मौका मिल जाएगा। चिप लगाने के लिए सारा खेल चल रहा है। अब आपकी मर्जी है। मैं तो ये कहता हूं कि जिन लोगों ने ये लगवा लिए हैं वैक्सीन्स, उन लोगों को अगर अपनी बॉडी के अंदर चिप लगवाने के बदले और मरना है, दोनों में से एक चूज करना पड़े तो मरना बेटर समझ लेना, वरना पूरे समाज के अंदर चिप 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 होकर के आपकी अगली संतान में पैदा होते ही लगाना स्टार्ट करेंगे, जैसे इंजेक्शन लगाना स्टार्ट करते हैं पैदा होते ही। तो इससे बचने के लिए आपका अवेयर होना बड़ा जरूरी है। अवेयर होने के लिए आपका सच्चाई के रास्ते पर चलना जरूरी है, क्योंकि इनसे लड़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है सच का रास्ता। देखो, अलग अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां हमें गांधी की लड़ाई भी लड़नी होगी, सत्य और अहिंसा की, कि हमको उनको मारना है, नहीं है। लेकिन जो ये हो रहा है बैंकों के साथ, ये हम कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं। अगर ये बेईमानी है तो फिर भगत सिंह को पूजना बंद करना पड़ेगा, चंद्रशेखर आजाद को पूजना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि काकोरी कांड उन्होंने भी किया था। देश को बचाने के लिए उन बैंकों को लूटने का काम वो लोग भी करते थे, उनके खजाने को लूटने का काम। तो यहां पर इन बैंकों को, ये बैंक चोर है ना, ये बैंकों को लूट करके हम कोई घर तो नहीं भर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं उनको ये नया काकोरी कांड है, ये नए काकोरी कांड, नई लड़ाई है, नई आजादी की लड़ाई। इस आजादी की लड़ाई के अंदर, इस आजादी की लड़ाई के अंदर जानकारी के बिना आप लड़ नहीं पाएंगे। हम लोग आधे अधूरी, अगर हम लोगों के पास आजादी आई है तो उसका एक ही कारण था कि हम लोग अनजान थे। हमारे नाम पर ये लोग कुछ भी बना गए, कोई भी नियम खेल गए और हमें पता नहीं चला। तो हम लोगों ने, जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने यह निर्णय लिया है कि हम सब लोग, आप सभी के साथ में खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। कर्ज मुक्ति अभियान में हम आपका साथ देंगे, आपके कर्जे से मुक्ति में हम लोग साथ देंगे। कागज की लड़ाई को कागज की लड़ाई लड़ेगी, लेकिन जब सरकारों की गुंडागर्दी आएगी,
जब पुलिस की गुंडागर्दी आएगी, जब प्रशासन की गुंडागर्दी आएगी, बैंकों की गुंडागर्दी आएगी, उसमें तो आप लोगों को साथ देना पड़ेगा ना, उसमें तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा ना, है? वहां तो आपको खड़ा होकर के दहाड़ना होगा। फिर वहां पे आपको जब जैसे आप जाओगे ना बैंकों के अंदर या किसी भी प्रशासन के अंदर, वहां आपको एक ही नारा रखना है कि भारत की ओंकार है, और जब जनता ही सरकार है वाला नारा दौड़ गूंजेगा ना यहां पर, जब पता लगेगा कि यार ये लोग इतना बड़ा नारा कैसे लगा सकते हैं। आपको कुछ दिनों पहले हमारे फेसबुक के ऊपर जो जनता ही सरकार है लिखते थे, वो लोग वो फेसबुक के अकाउंट ब्लॉक होने लग गए। मैं कहा अच्छा, इसका मतलब तो बड़ी दूर तक बात गई हुई है। बाद में पता चलता है कि बड़े बड़े लोग इसके ऊपर गए। तो आप लोगों को एक तो इसके जो इन्होंने इंजेक्शन डाल करके जो केमिकल आपकी बॉडी में डाला है, इसको डिटॉक्स करवाना आपने है, ठीक है? आपके आसपास कोई भी डिटॉक्स वाला कोई व्यक्ति है, कोई आपका पंचकर्म वाला कोई साथी है, किसी ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, कोई ऐसा है जिसका फुल प्रूफ है, तो वहां से आप ले लीजिए। अगर आपके पास कोई रास्ता ना है तो वो नंबर मैंने लगभग भेजा हुआ है 8557857235। इस नंबर पे मैसेज करके आप डिटॉक्स किट मंगवा लीजिए। प्रति व्यक्ति 2 किट मंगवा सकते हैं। और लोन वाले मसले की बात है, आप आकाशदा को आज अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, ग्रुप में आकाशदा शेयर कर लेंगे कि आपको क्या क्या भेजना है, वो सारी डिटेल भेज दीजिए। अगले 2-4 दिन में आप सबके आवेदन बन के आ जाएंगे। आप सबके आवेदन बन के आ जाएंगे तो आप सब लोग आवेदन लगा करके उसके बाद आप अपनी आजादी की लड़ाई शुरू कीजिए। आपने वैसे भी अपने पास से भी आवेदन बनाना है, वो भी बना दीजिए, बता दीजिए उनको बस खाली कि हमने ये बनाया है, आप बताइए इसमें कुछ जोड़ना घटाना है तो वो जोड़ घटाना है, वो बता देंगे आपको। मेन मकसद है इस देश के लोगों को जगाना। हमारा मकसद हमारे पीछे लोगों को लगाना नहीं है, हमारा मकसद है अपने साथ लोगों को लेकर के चलना। तो हम लोग आप लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। पूरे देश में क्रांति की मशाल पूरी जोरों पर है। ये इलेक्शन होने के बाद बहुत खतरनाक स्थिति होने वाली है। अभी किसान आंदोलन इन्होंने चलाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार का ही चलाया हुआ आंदोलन है, या सरकार चलते रहने देना चाहती है, सरकार के फायदे का आंदोलन। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार ने नहीं चलाया है और सरकार को फायदा हो रहा है इससे, क्योंकि अगर वो मांगे मान लेते हैं तो उन संगठनों की वाहवाही हो जाएगी, और वो मांगे नहीं मानते हैं तो फिर सरकार को ये दिखा देगी कि देखो हमने किसानों की भी नहीं मानी। और अब आप लोगों को देखना यह है कि आने वाले वक्त में आपको अपना इतिहास जरूर गौर कर लेना है कि पिछले 10-15 सालों में कोई संगठन आपके साथ खड़ा नहीं हुआ है, किसी ने भी आपकी बात नहीं बोली है, कोई भी आपको आजादी देने की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब अब कोई आएगा भी नहीं। अब कोई नया बिरसा मुंडा पैदा करना पड़ेगा आप लोगों को अपने बीच से ही। आप लोगों को दोबारा से फिर से वही आजादी की लड़ाई चालू करनी पड़ेगी। जल जंगल जमीन की लड़ाई आपको फिर लड़नी पड़ेगी। ऑप्शन नहीं है आपके पास। अपने अपने गांव में दोबारा से जंगल उगाने की प्रक्रिया चालू कर दीजिए। अपने अपने गांव के अंदर पानी का लेवल नीचे ना जाए और वहीं रुक जाए या ऊपर आए किसी तरह से, ये तय करना शुरू कीजिए। पानी अगर आपके पास नहीं है और सरकार की टूटी का पानी अगर आप ले रहे हैं तो सरकार तो कभी भी पानी बंद कर सकती है। किसी भी शहर का हिसाब लगा लीजिए, अगर ये शहर हम रांची में बैठे हुए हैं, अगर आज सरकार पानी बंद कर दे तो 3 दिन में क्या हाल हो जाएगा पूरे शहर का बिना पानी के। जब पानियां खत्म हो जाएंगे, टूटियों का टंकियों का पानी खत्म हो जाए तो क्या हाल हो जाएगा, आप अंदाजा लगाइए। सब जगह गंदगी के ढेर चालू हो जाएंगे, क्योंकि पानी नहीं है शहर के पास। गांव के पास भी पानी ना रहे, इसको भी पूरी तरह से सुनिश्चित कर रही है सरकारें। पानी भी ना बचे, जमीन भी ना बचे, अनाज भी ना बचे, बीज भी ना बचे, बिजली भी आपकी ना हो, इंटरनेट भी आपका ना हो, पढ़ाई भी ना हो, स्कूल भी इनके नाम हो चुके हों। ये लोग सरकारी स्कूलों की जमीन, अस्पतालों की जमीन, चौपाल की जमीन, शामलात की जमीन, सब जमीनें अपने नाम कर चुके हैं। तो जब ये सारी जमीनें अपने नाम कर चुके हैं तो ये सारे के सारे लोग जो बैठे हुए हैं यहां पर, गांव वाले, इनके पास क्या है? इनके पास सिर्फ एक ही चीज बची है, इंसानियत और इंसान। यानी कि आप आज अगर इस लड़ाई को आगे बढ़ के हम लड़ सकते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि इंसान इंसान का साथ देना शुरू कर दे। और वो सिर्फ एक ही मेथड है कि सरकारों के नियम के हिसाब से नहीं, हमको कुदरती नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा।
कुदरत के नियम से जब हम चलेंगे, कुदरत के संविधान से जब हम चलेंगे, तो फिर हमको किसी के साथ कोई कागजी डॉक्यूमेंट्री, कोई भी कागज उनका फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कागज ही गुलामी है बेसिकली। समझ गए ना, सीधा बात है, कागज ही गुलामी है। कागज का मतलब, कागज किसके बनते हैं? प्रॉपर्टी के। प्रॉपर्टी जिंदा होती है कि मरी हुई होती है? मरी हुई होती है। यानी कागज आपका बना हुआ है तो इसका मतलब आप मरे हुए डिक्लेयर हो चुके हो। तो आपको अगर जिंदा होना है तो ये कागज फेंकने पड़ेंगे। कागज फेंकोगे तो कैसे रहोगे? फिर प्राण जाए फिर वचन ना जाए, उस नियम पे जाना पड़ेगा कि जो जबान से निकल गया तो निकल गया, फिर चाहे गलती से निकल जाए, बस निकल गया तो निकल गया। फिर उस नियम पे आना पड़ेगा अपने को कि जबान है भाई, इंसान की जबान है। और जब हम इस नियम पे चलेंगे, कुदरती जब नियम पे जब हम चलने लगेंगे, तो फिर सरकारें कमजोर पड़ जाएंगी। इंसान इंसान का साथ देना शुरू कर दे, हर जीव के लिए सोचना शुरू कर दे, पर्यावरण के लिए सोचना शुरू कर दे, जमीन को, मिट्टी को बचाने के लिए काम करे, और मिट्टी के अंदर रहने वाले हर छोटे से छोटे कीड़े को बचाने की जब हम बात करने लगे, उस दिन हम लोग वो लड़ाई सही लड़ाई है जो यहां के बिरसा मुंडा ने शुरू की थी। वो खत्म नहीं हुई है वो लड़ाई। और वो लड़ाई को आज के लोग, जो आज के क्रांतिकारी हैं, जो अपने आप को भगत सिंह के बराबर रखते हैं, जो आज को अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, आज उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आकर के इस जल जंगल जमीन जानवर की लड़ाई को लड़े। हमें नहीं जरूरत है अंग्रेजी शिक्षा की, हमें नहीं जरूरत है अंग्रेजों के स्वास्थ्य की तरीके की, हमें किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें जरूरत है तो एक साथ आकर के लड़ने की जरूरत है, एक साथ आकर के खड़े होने की जरूरत है। वो ताकतें इतनी कमजोर हैं कि जिस दिन उनको यह पता चला कि आप इकट्ठे हो गए हो, वो अपने आप भाग जाएंगे। लेकिन आप हो ही नहीं रहेंगे तो फिर उनको यह लगा रहेगा कि अभी इनको तोड़ने के चांस। वो हमारे ही बीच से हमारे आदमियों को तोड़ते हैं, वो धीरे धीरे, क्योंकि समझ की कमी। वो लोग 24 घंटे लगे रहते हैं। देखो टीवी में, अखबार में, नेताजी, खिलाड़ी, अभिनेता हैं, मोबाइल पर, इंटरनेट पर, बैनर्स में, पोस्टर्स में, रेडियो में, सब जगह उनका एडवर्टाइजमेंट चलता है। वो आपको 24 घंटे 360 डिग्री, मेट्रो में बैठोगे तो वो पोस्टर्स दिखाई देंगे, बस में बैठोगे तो वही नजर आएंगे, कहीं भी बैठोगे आपको वही नजर आएंगे। और हम अपना कितना प्रचार करते हैं? ना के बराबर। हमारे पास समय नहीं है कि भैया हमारा आवेदन लग गया, अब हमें जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है। नहीं, ये लड़ाई बड़ी है। हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि जल्दी ही कम से कम 1 लाख लोगों की एक सभा हम लोग वहां हरियाणा में, दिल्ली के नजदीक, हरियाणा या दिल्ली में हम लोग सरकारों को करके दिखाएं कि मालिक हम हैं। उसके लिए तैयार हो? हैं? तैयार है ना? अब उसके लिए तैयारी कसर लो। 9 से तारीख से लेके 15 तारीख तक, यानी परसों से अपनी ट्रेनिंग चालू हो रही है सहारनपुर में, है ना, सेकंड लेवल की। कोई आ रहा है यहां से सेकंड लेवल की ट्रेनिंग में? कौन, कितने लोग आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, बस थोड़े लोग आ रहे हैं, थोड़े लोग आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जितने आ रहे हैं ठीक है, आप लोग आइए, जितने भी आते हैं आपका स्वागत है। उसमें अच्छा से और कि ये लड़ाई को और मजबूत कैसे किया जाए, इस पे पूरा का पूरा ट्रेनिंग होगा। एक तरह से आपका रगड़ा लगाया जाएगा अच्छे से, बढ़िया से। जो कसर रह गई है, आप 3 दिन यहाँ इकट्ठे होकर के रहे, मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने एक दूसरे से सीखा होगा, बहुत कुछ है सीखा, तो एक दूसरे से मिले आप लोग। हमारा मकसद यही है कि हम आपस में एक दूसरे को